समय में से निकालकर पधारे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर साहब। बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। मैं दिल्ली से चलकर आया हूं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि मैं आदिवासी परिवार के बीच में आकर के ये महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने ही परिवार से मिलने चला आया। और सच बात यह है कि उस दिल्ली का क्या गुणगान करना जो 150 लोग संविधान को तोड़ने के लिए आंदोलन करें तो पूरे देश में चर्चा होती है, और यहाँ हजारों लोग इस मुल्क के आदिवासी इस संविधान को बचाने के लिए एकजुट हैं। उस दिल्ली को सुनाई नहीं देता है, हम उसे सुनाने के लिए यहाँ आए हुए। और मैं सबसे पहले आप सभी लोगों की इस एकता को, आपकी लड़ाई को सलाम करता हूं। और ये लड़ाई तो कोई आज की नहीं है। हम लोगों को तो पढ़ने लिखने का मौका मिला तो हम लोग भी गलत इतिहास पढ़ते थे। जब भी यहां लोग बता रहे थे कि जहां हम खड़े हैं ये बेड़का जगह है, और इसे बदल करके कैसे बेड़ेश्वर धाम किया गया है और वहां नए नए मंदिर बन गए हैं। ये गलत कर दिया, हमारे इतिहास पर अपना इतिहास आरोपित कर दिया। और हमारे लोग कह रहे थे कि हम इसे उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, हम इन्हें अपने नाम से बुलाएंगे कि ये आज भी इस देश के मूल निवासियों की जमीन बेड़का है, और हम अपना इतिहास लिख करके उस इतिहास को गलत साबित करेंगे। और यही काम पूरे देश में हुआ है साथियों। आप तो जागरूक लोग हो, हम आपसे कोई नई बात कहने नहीं आए, हम तो आपसे मिलने आए और मिलकर जा रहे हैं। अभी देखा कई किलोमीटर तक लोग अभी पैदल चले आ रहे हैं, अपने पैसे से आ रहे हैं। ये बस में ट्रक में भरकर लाई गई पैसा देकर भीड़ नहीं है, ये अपने वजूद के लिए आई भीड़ है। तो हमारे पास तो ये बात, ये मौका है, भंवर जी और तमाम लोगों ने ये मौका दिया कि हम आपसे हिम्मत लेकर जा रहे हैं। और जितनी भी कोशिश हमारी है दिल्ली में खड़े होकर ये बात कहेंगे और लड़ेंगे कि संविधान विरोधी तमाम लोग यह बात आंख खोलकर देख लो कि इस मुल्क के एससी, एसटी, ओबीसी संविधान को मानने वाले अब एकजुट हो गए हैं और तुम्हें देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। तो पहली बात यही कि साथियों एकजुट होने का वक्त है। मैं तो आदिवासी समाज से आता भी नहीं, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं। ओबीसी मतलब जानते हैं, और मुझे पता चला है कि इस कार्यक्रम में ढेर सारे ओबीसी भी आए हुए हैं। और आपके बारे में तो हमें भी 2 साल पहले पता चल गया था कि जिन आदिवासियों को बनवासी करके तोड़ने की कोशिश हो रही थी, 7-8 साल पहले उस आदिवासी परिवार ने एकजुट होकर सबको जोड़ने की कोशिश कर ली और आपने क्रांति कर दी है भाई। मैं आपको सलाम कर रहा हूं। और आपने जो 2 विधायक जिताए उनमें से एक तो हमारे पिछले दिनों दिल्ली गए थे, अपने विद्यार्थियों को, अपने इलाके के छात्रों को एरोप्लेन में लेकर के पूरा दिल्ली घुमाया कि जागो और पढ़ाई करोगे तो एक दिन दिल्ली पर तुम कब्जा भी कर लोगे, ये कहने की बहुत जरूरत है। और ऐसे वक्त में ले आए हैं वो दिल्ली जब इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा बैठा है जो पहले जब चुनाव लड़ रहा था तो वादा क्या किया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बोला था ना, आप लोग भी सुने थे ना कि देश बेचेगा नहीं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, ये नारा लगाया था ना। अब जब प्रधानमंत्री बन गया तो 8 साल में क्या कर रहा है, पहले रेल बेच दिया, फिर बैंक बेच दिया, फिर LIC बेच दी, फिर BSNL बेच दिया, हमारी जल जंगल जमीन को बेच दिया, हमारी शिक्षा में 13 पॉइंट रोस्टर ले आया था कि हमारे प्रोफेसर भी न बन पाए, और जहां हवाई जहाज वालों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज भी बेच दिया। पूरा देश बेचते बेचते
अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया और पूरे देश को नीलाम कर दिया है। ऐसे वक्त में हम खड़े हैं। तो मैं तो ऐसे क्रांतिकारी लोगों को सलाम कर रहा हूं। आपने ऐसा विधायक चुना जो आपके विद्यार्थियों की शिक्षा की चिंता करता है। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां जो विधायक और सांसद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है, वो स्कूल और विद्यालय की चिंता नहीं कर रहे, वो शौचालय और देवालय की चिंता कर रहे हैं और रोज उनको लड़वाते हैं। अब एक बात बताओ, आप इस मुल्क के मूल निवासी कौन? ये हम लोग हैं ना। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और एक ही बात, दो बात कहने आया हूं। पहली बात तो शिक्षा की करने आया हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और पता है अभी परमानेंट प्रोफेसर नहीं हूं, टेम्परेरी हूं। टेम्परेरी मतलब समझ रहे हैं? वो वाला टेम्परेरी नहीं जिसमें प्रधानमंत्री भी टेम्परेरी होता है, 5 साल बाद उसको चुनाव लड़ना होता है। और वो ऐसे बन गया जैसे लग रहा है पूरा देश उन्हीं का है और देश बेच दो। हम लोगों को अब परमानेंट नहीं किया जा रहा। जानते हैं क्यों? जब तक इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी, अभी हमारे पूर्व के विधायक साहब बोल रहे थे ना, जो नीचे था उसको ऊपर करना है और ऊपर वाले को। और मुझे पता चला कि बेड़का जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, देश में बुलडोजर चल रहा है संविधान के ऊपर और लोगों को घरों को गिरा रहा है। बेड़का में कुछ दिन पहले बुलडोजर चल रहा था जमीन बराबर करने का, चल रहा था ना। हम भारत के संविधान को आगे रखकर इस देश की जाति व्यवस्था, जिसमें कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ और अपने को ऊपर रख करके देश को बर्बाद किया, हम इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी आ जाओ संकल्प लें कि एक बराबर जमीन बनाएंगे और कोई बड़ा और कोई छोटा इस देश में नहीं होगा। भाई, इस देश को बनाया हमने, इन बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया हमने। और हमारे पुरखों की तो तस्वीर लगी है साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, जयपाल सिंह मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका माझी, अगर ये न होते तो ये देश ऐसा कभी नहीं बनता। यह बात मैं आपसे कहने आया हूं कि हमारे पुरखों ने यह लड़ाई लड़ी है। और मैं पहले ही अपील आपसे कर रहा हूं साथियों, बहुत सारे लोग बोलने को हैं, इस देश के सबसे पुराने इलाकों में से एक, सबसे पुराने बाशिंदे आप हैं ना, और आपने इस मुल्क को बनाया है ना। तो एक बात बताइए, आपके बच्चों के भविष्य को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो आप उसे बर्बाद होते देखेंगे क्या? क्या अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने देंगे क्या? अरे भाई, इस देश में जिनको आपने बड़े बड़े नेता बनाया, वो रोज मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम में पूरे देश में दंगा करवा रहे हैं। और हमारे बच्चों की स्कूल, विश्वविद्यालय सब निजी हाथों में बेच दिया ताकि हमारे आपके घरों के बच्चे न पढ़ पाए। इसलिए इस देश के मूल निवासी भाइयों, मैं आपसे एक अपील, एक गुजारिश करने आया हूं। भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, आप घर में एक रोटी कम बनाना, लेकिन हाथ उठाकर बताओ, आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? स्कूल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? आप सब कुछ सह लेना, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, जिस दिन इस देश में मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल जाने लगेगी, उस दिन इस देश में क्रांति हो जाएगी और इस देश को कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। तो जो विधायक ने अभी 25, 30, 50 बच्चों को दिल्ली लेकर के दिखाया कि ये दिल्ली है जहां से पूरा देश चलता है, तुम्हें पढ़ लिख करके डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और जज बनना है। एक बात बताओ, इस देश के आदिवासी लोगों, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज आपके हैं पता है? 0 हैं। आपके हाई कोर्ट में कितने जज हैं? आपके प्रोफेसर कितने हैं? सब 0 हैं लगभग। और सारा कब्जा किसने किया है? 5% लोगों ने इस देश की 90% जगह, जमीन, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब पर कब्जा किया। क्या हम लोग गुलाम हैं क्या? हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के इस मुल्क की मिट्टी को बचाया है ना। मुझे याद आता है बिरसा मुंडा का वो इल्गुलान,
जब उन्होंने कहा था कि हमारी जल जंगल जमीन पर हमारा हक है, और जितने बाहर से आए हैं, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो यहाँ के सामंती जमींदार हों, वो सब दिक्कू हैं, और इन दिक्कुओं के खिलाफ हम उलगुलान करते हैं और अपने मूल निवासियों के हक के लिए लड़ेंगे। बिरसा मुंडा ने क्या इसीलिए लड़ाई लड़ी थी कि आज 75 साल बाद इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में आपके जज ही ना हो? आप, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं भाई, और आपसे कहने आया हूं कि आपके प्रोफेसर वहां नहीं है। 92 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें से एक भी कॉलेज का प्रिंसिपल कोई आदिवासी नहीं है। ये किसका देश है भाई? न जज हमारे, न वकील हमारे, न डॉक्टर हमारे, न इंजीनियर हमारे, और रोज ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम के खिलाफ लड़ाने के लिए। अरे हमारे पुरखों को जब मौका मिला, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी को, बिरसा मुंडा जयपाल मुंडा को, अंग्रेजों के खिलाफ भी बगावत की थी। आज वो लोग शासन कर रहे हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे। पहचाने कि नहीं? अंग्रेजों से माफी मांगते थे ना। अंग्रेजों से जो राजा महाराजाओं के इतिहास पढ़ाया जाता है, और हमारे यहाँ खड़ी गम्मो कहते हैं, मूंछ पर राजस्थान को ताव देते हुए कहते हैं कि राजपूताना शान है। अरे भाई, तुम्हारी तलवार को जंग लग गया था क्या जब इस देश को सब गुलाम बना रहे थे? और आज तुम झूठा इतिहास पढ़ाते हो केवल राजपूताना। रे किस बात का? अगर इस देश के मूल निवासी न होते तो यह भारत हमेशा गुलाम बना रहता। हमने लड़ करके इस मुल्क को आजाद बनाया, और इसलिए मैं आपसे केवल गुजारिश कर रहा हूं, एक तो ये बात मानकर चलो। आप बताओ, आपके सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए कि बचे? बर्बाद हो गए कि नहीं? आप क्या सरकारी स्कूल में मास्टर जितने होने चाहिए उतने हैं क्या? वहां बिल्डिंग है क्या? वहां पानी शौचालय है क्या? स्कूल बर्बाद कर दिया, पढ़ाई खत्म। जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो बिरसा मुंडा को पढ़ेगा कौन? सिद्धू कान्हू को पढ़ेगा कौन? और भारत के संविधान को कौन पढ़ेगा? और जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना, तो कल को बेड़का धाम को कोई बड़ेश्वर धाम बना देगा और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा अगर नहीं मिली तो हमारी पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इसलिए इस राजस्थान के लोगों, इस भारत के मूल निवासी लोगों, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी लोगों, एक संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने इसको घर के लड़के और लड़कियों दोनों को स्कूल भेजेंगे और पढ़ाई करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी गुलाम न पैदा हो। और दूसरी अपील करके आपसे विदा लूंगा। वो दूसरी अपील केवल इतनी है कि एक चीज, डॉक्टर अंबेडकर को हम क्यों मानते हैं? अभी एक गाना बज रहा था, आनंद राय साहब बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत पहले इनको सुनते थे कि भाई मध्य प्रदेश में कोई घोटाला हुआ, वहां वो विसल ब्लोअर हैं, जान जोखिम में लेकर के लड़ाई लड़े, और पता चला जो घोटाला करते रहा वो अमीर बनते रहा, देश को बेचते रहा, और हमारे लोगों का हक खत्म हो गया ना। इसलिए दूसरी और आखिरी अपील, हम बाबा साहब को क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान दिया। बिरसा मुंडा के बाद अगर हम सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं, लेकिन मैं तो सीना ठोक के कहता हूं, अगर बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा न होते, संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर न बोले होते कि हम संदो घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं और इसकी जल जंगल जमीन पर पहला हक हमारा है, तब ये भारत भारत न बनता। इसलिए जो संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज से लेकर के बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, सबने मिलकर एक ऐसा भारत बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया जिससे हम सब बराबर हैं। हम सब बराबर है ना। अब तो कोई मुख से पैदा नहीं होता ना, कोई भुजाओं से पैदा नहीं होता ना। अरे भाई, दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होते हैं, या देश ऐसा पाखंडियों का, यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, पाखंड इतना है, और पाखंड में देवी देवताओं के लिए लड़ाई हो रही है। एक किस्सा बस सुना दूं, नोटबंदी हुई थी ना, नोट बंद हो गई 500,000 की। एक आदमी जब पुरानी नोट बची थी तो उसको लेकर ऐसे ही किसी मंदिर में चला गया। मंदिर बनता है 5 साल पहले, और ऊपर लिखते हैं विश्व का प्राचीनतम मंदिर यहाँ है। अभी 5 साल पहले बना, जमीन कब्जा करने के लिए। जमीन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और वहां गया वो आदमी तो पुरानी नोट जो 500,000 की थी वो जल्दी जल्दी मंदिर के देवता को चढ़ाने लगा।
तो बीच में अचानक एक आदमी आया और कहा कि ये कौन सी नोट चढ़ा रहे हो, ये नोट तो बंद हो गई है। तो वो आदमी बोला, अरे भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये नोट बंद हो गई है। और वो आदमी गुस्से में फिर खड़ा होके बोला, भगवान थोड़े ही ये नोट लेते हैं, जो नोट लेता है उसको पता है कि ये नोट बंद हो गई, इसलिए नोट को नहीं चढ़ाओ। इसका मतलब देवी देवता के नाम पर पाखंड फैलाने वालों ने आपके भगवान, जो पता नहीं किसके भगवान है, उनके और आपके बीच में एक बिजनेसमैन को बैठा दिया कि नहीं, जो नोट ले रहा है कि नहीं। अगर नोट नहीं मिलेगी तो बिजनेस चौपट हो जाएगा ना। उनका तो वो बिजनेस है। हमारे ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी है गुलामगिरी। उन्होंने कहा कि जैसे बाल बनाना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना लोहार का बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कराना और दान के पेट पर भरना उस पुजारी का धर्म नहीं धंधा है। इसलिए वो अपना धंधा कर रहा है, हमारा धंधा चौपट है। आज ये आखिरी अपील है आदिवासी परिवार के लोगों, आपसे हमें हिम्मत मिल रही है। दिल्ली वाले आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक भरोसा कर रहा हूं, मैं लौट कर दिल्ली जब जाऊंगा तो दिल्ली के मीडिया वालों से पूछूंगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बात लोगों के सामने रखूंगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में 10 लोग भारत का संविधान जलाए, उन पर मीडिया चर्चा की, ये हजारों लोग भारत का संविधान बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारी मीडिया में क्यों इसकी खबर नहीं है। ये मैं सवाल पूछूंगा उनसे। और दूसरा सवाल करूंगा, जो भारत के संविधान को जलाया, जो देश में मुसलमानों के खिलाफ दंगा करवा रहा है, मंदिर मस्जिद में लड़वा रहा है, वो जेल में नहीं है। और हमें पता चल रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां जो दलित पिछड़े आदिवासी अपने हक के लिए लड़ता है, उसको फर्जी मुकदमे में जेल में डाल रहे हैं। क्या ये भारत के संविधान की हत्या है कि नहीं है? जोर से बोलिए, भारत के संविधान की हत्या है कि नहीं? क्या भारत के संविधान को खत्म किया जा रहा है कि नहीं? क्या भारत के संविधान को खत्म होने के बाद हमारा कोई हक बचेगा? जोर से बोलिए। भारत का संविधान नहीं रहेगा तो हम रहेंगे क्या? संविधान खत्म हो गया तो क्या हम रहेंगे क्या? अगर SC ST OBC आपस में लड़ते रहे तो क्या संविधान बचा पाएंगे क्या? इसलिए आदिवासी परिवार के लोगों, देखो चुनाव तो आपको मैं कुछ कहूंगा नहीं। आपने 2 विधायक ऐसे चुन दिए हैं, एक कह रहा है बराबर करना है और दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली ले जा रहा है। अब मुझे और नहीं कहना है, लेकिन इतनी गुजारिश करूंगा, अगली बार चुनाव आए तो ऐसे विधायकों से विधानसभा भर देना जो आपके बच्चों का भविष्य बना ले। आपको गुलाम मत चुनिएगा। बाबा साहब से लेकर फूले साहब से लेकर इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों ने गुलाम चुना है, इसलिए वो हमारे बच्चों के लिए लड़ नहीं पाते। अरे ऐसे लोगों को चुनिए जो अपनी कुर्सी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़े। एक काम वो करिएगा। और दूसरी अपील, जब भी जरूरत पड़े, इस देश में OBC समाज से आता हूं और OBC समाज के लोग जहां भी होंगे, मैं उनसे एक बात कह रहा हूं, प्रकृति पूजा हम भी करते हैं। OBC समाज में कोई पाखंड, कोई पुजारी की जगह ही नहीं। हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग, किसान कामगार मेहनत का शावाम, हम अपने खेत से पैदा हुए फसल की पूजा करते थे। हम नदी नाले और पर्वत पहाड़ की पूजा करते थे, जैसे हमारे आदिवासी करते हैं। आपका भी गमछा पीला है, OBC का भी गमछा पीला है, और ये एकता है हमारी और आपकी। अब उसके साथ ये जो नीला गमछा है बाबा साहब के बच्चों का, ये पीला और नीला गमछा, ये जानते हैं क्यों एक है? क्योंकि हम सब पाखंड के विरोधी हैं। हमें मंदिर से मतलब नहीं। ये मंदिर वैसे भी इस देश में कम नहीं था, इस देश में गली गली में मंदिर था, और मंदिर से हमारे बच्चों का कल्याण तो नहीं हुआ, भारत के संविधान से हुआ ना। मैं प्रोफेसर बना तो किसी मंदिर से नहीं। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय न जा पाता तो आज आपके बीच में प्रोफेसर बनकर आंख में आंख डालकर जालिमों से ललकार कर कहने नहीं आता कि तुम जालिम हो और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े। इसलिए वो जो संविधान हमें हक दिया है और हमारी एकता, हम OBC समाज में कौन लोग आते हैं? जो किसान कामगार मेहनत कश है। और आदिवासी कौन लोग हैं? जिन्होंने इस प्रकृति को बचाया है। अगर इस देश में आदिवासी न होता दुनिया में, तो ये कब की दुनिया तबाह हुई होती और जल जंगल जमीन कभी बचता नहीं। अगर जल जंगल जमीन बची है तो आदिवासियों के लिए बची है।
आदिवासियों ने उसे बचाया है। एक बात कहूंगा राजस्थान के लोगों, भारत का नक्शा कभी उठाइए, 3 नक्शा लीजिए। पहले नक्शे में भारत का भूगोल बनाइए, जहां पहाड़ नदी नाले होंगे, जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन होगा, वहीं आदिवासी होगा। इस बात को समझिए। और आपकी जमीन छीनी जाएगी ताकि किसी अंबानी और अडानी के हाथों आपकी जमीन और खनिज संपदा बेच दी जाए और आपको मजदूर बना दिया जाए। क्या आप मजदूर बनने को कबूल करेंगे? क्या जल जंगल जमीन छोड़ देंगे क्या? और वही जल जंगल जमीन तो हमारी ओबीसी की भी लड़ाई है। अगर खेत नहीं होगा तो इस देश का ओबीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जल जंगल जमीन और आत्मसम्मान की लड़ाई एससी एसटी ओबीसी के 90% भारत की लड़ाई है। हम 90% हैं। और अभी एक नारा लगा था, वही नारे लगाकर अपनी बात करूंगा कि जय जोहार का नारा है, देश हमारा है, तो जय जोहार का नारा है। और देश हमारा। और एक नारा और दिल्ली में हमने लगाया था, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो एक तीर एक कमान। आदिवासी एक। तो इस बात को मैं आपके सामने 2 ही बात किया, शिक्षा और स्कूल बचाइएगा, भारत के संविधान को बचाइएगा और इस मुल्क के 90% लोगों, आओ एकजुट होकर के। इस देश में 90% हम कमेरा लोग हैं, 10% लुटेरा लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं। उन लुटेरों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। जोहार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आप